लगा कि हमको शामिल करो। नाटो वाला कहा हाँ हाँ आ जाओ और अच्छा है और अच्छा है। आज नहीं तो कल यूक्रेन 1 साल से लड़ाई हो रही है। हमारा देश भी बहुत तरक्की कर रहा है। मोदी जी कभी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, मिस्र जा रहे हैं। लेकिन जरा रूस को देखिए, 1 साल से उलझा हुआ है। अगर उसको 10 साल ये लोग उलझा देंगे, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब के सब टूट गए सब। और हो गया, बच गया 1991 में इतना छोटा सा रसिया। तो रसिया के साथ इतना कांड हो गया। यहां से हाथ से गया इसका वार्सो पैक्ट, और ये वाला पूरा एरिया गया सोवियत संघ का। बच गया 1991 के बाद ये रसिया। जैसे सोवियत संघ का विघटन हुआ, ये भी नहीं चल सका सेंटो, क्योंकि सेंटो की जरूरत ही खत्म हो गई। अब ये लोग अमेरिका से मांगते थे मदद, अमेरिका देता ही नहीं था। बाद में इराक अमेरिका का दुश्मन बन गया, ईरान अमेरिका का दुश्मन बन गया। एक वक्त था अमेरिका ने इन लोग को हथियार दिया था, पैसे दिया था कि लड़ो, रसिया से बाहर कर दिया। यहां पे भी चाइना का प्रभाव आ गया, सेंटो सेना यहां से भी खत्म हो गई। यहां पे तो सेंटो भी खत्म हो गई, सेंटो भी खत्म हो गई। अब बच गया केवल इधर से तो नाटो बच गया। और नाटो अब तेजी से एक्सपेंड करने लगा। रीजन क्या था एक्सपेंड करने का? देखिए 1991 में जब सोवियत संघ टूट चुका था, रसिया वार्सो पैक्ट से भी पीछे हट चुका था और सोवियत संघ भी बिखर चुका था, तो रसिया यहां तक आ गया था। फिर भी नाटो की जरूरत क्यों लगती है? इसलिए जब 2002 के बाद पुतिन सत्ता में आए, तो पुतिन ने वापस उस ग्रेट रसिया की कल्पना किया और उन्होंने कहा कि यह बिखराव एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। तो यूरोपीय देशों को लगा कि ऐसा ना हो कि ये फिर से आगे बढ़ना चालू करें यहां पर। इसलिए दोबारा नाटो का एक्सपेंशन करना जरूरी था और नाटो का प्रसार किया जाने लगा। तो अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि भले नाटो एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन नाटो की मजबूरी है। रसिया इतना एग्रेसिवली बढ़ रहा था कि यूरोप को तो कचल देता। इसी बीच 2014 में एक घटना होती है, यही यूक्रेन, इस ससुरा बहुत खचरई कर रहा था। तो यूक्रेन जो था वो कह रहा था कि हम रसिया के प्रभाव से मुक्त होना चाहते हैं और यूरोपीय यूनियन का सदस्य बनना चाहते हैं, ताकि वो इस पूरे देशों में अपना सामान बेच सके, यहां से ज्यादा कनेक्टिविटी हो सके। उस समय पुतिन का कहना था कि रूस के प्रभाव से तुम जा रहे हो यूरोपीय यूनियन में, लेकिन बाद में तुम नाटो में चले जाओगे। और नाटो में जाने का एक लॉस ये है कि नाटो के 31 देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का यूज कर सकते हैं। अब देखिए नाटो में जो है 31 देश है, उसमें अमेरिका भी है। अगर यूक्रेन नाटो में चला जाता है तो नाटो सेना के संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत कोई भी देश एक दूसरे के सैन्य संगठनों का यूज कर सकता है। तो यूक्रेन की सीमा तक अमेरिका की फौज आ जाएगी। अब बताइए रूस क्यों न चिंतित हो कि यूक्रेन अगर चला गया नाटो में तो नाटो की सेना कहां तक आ जाएगी? रूस की सरहद तक आ जाएगी। तो उस समय 2014 में पुतिन ने काफी समझाया था, लेकिन यूक्रेन कहा कि ना हम जइबे करेंगे यूरोपीय यूनियन में। तो यूक्रेन का एक निचला भाग जिसका नाम क्रीमिया था, 2014 में रसिया ने क्रीमिया पे अधिकार कर लिया और कहा कि यह क्रीमिया रसिया का हो गया। तो ये तो यूरोपीय यूनियन में चले गए और यह साबित सही हुआ। पुतिन ने कहा था कि शुरुआत में ये जा रहे हैं यूरोपीय यूनियन में, बाद में चले जाएगा ये नाटो में, और वही हुआ। जैसे आए 2020 से ही जेलेंस्की, अब इन लोगों को लगने लगा कि भैया हमारा देश है, क्रीमिया तुमने कैसे ले लिया? क्रीमिया कैसे ले लिया? हमारा देश है, हम चाहे अपने देश को नाटो में ले जाए या कहीं ले जाए, हम यूरोपीय यूनियन में आ चुके हैं, अब हमको नाटो का भी सदस्य बनाया जाए। अभी सोचिए रहा था कि बना पुतिन हमला करके यूक्रेन, आज सोचा तो नहीं, तुम जब सदस्य बनेगा तब ना आर्टिकल 5 लगेगा और बाकी तुमको बचाने आएंगे। अभी कोई इसको बचाने नहीं आ रहा। और यूक्रेन को केवल ऐसे ही हथियार प्रोवाइड कराए जा रहे हैं जिससे यूक्रेन केवल अपनी सुरक्षा कर सके, क्योंकि नाटो और पश्चिमी देश भी यही चाहते हैं कि रूस इसी में उलझा रहे और बाकी ये लोग विकास का काम करते रहे। देखिए नहीं चाहते हैं कि यूक्रेन का युद्ध बहुत जल्दी खत्म। रूस के लिए सबसे बड़ा सरदर्द क्या हो गया कि वो सोच रहा था कि यूक्रेन नाटो में न जाए, लेकिन यूक्रेन में तो उलझ गया। इसी बीच जैसे रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, बाकी के देश डर गए सब। अब फिनलैंड को लगा कि ससुरा कहीं हमको भी रूस मत मार दे, हमको भी रूस मत मार दे। तो फिनलैंड ने कहा कि भैया हमको नाटो ज्वाइन कर लो, क्योंकि अगर हमको रसिया मारेगा तो नाटो का आर्टिकल 15 के तहत बाकी के सारे देश मिलकर मारेंगे। फिनलैंड कहा कि हमको भी शामिल करो भैया, यूक्रेन के बाद हमारा नंबर है यहां पर। अब नाटो का नियम यह कहता है कि नाटो में अगर कोई नया सदस्य आना चाहता है तो उसमें पहले जितने सदस्य हैं वो सब के सब लिखित देंगे कि हाँ हमें कोई विरोध नहीं है। यदि पहले से शामिल कोई भी सदस्य यह कह देता है कि हम इसका विरोध करते हैं तो फिर उसके बाद उसमें नाटो में उसे शामिल नहीं किया जाएगा। अब फिनलैंड चिल्लाने लगा कि हमको शामिल करो, हमको शामिल करो। नाटो वाला कहा हाँ हाँ आ जाओ और अच्छा है और अच्छा है। आज नहीं तो कल यूक्रेन शामिल करबे करेंगे। हमारी सेना रूस के सीधाने पहुंच गई, इधर से खोपड़ी पे पहुंच जाएगी इधर से। टेंशन क्या है? या एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया में हम लोग पहले से बैठे हुए हैं, ले यहाँ तुर्की में पहले से हैं। तुर्की अड़ंगा लगा दिया, ना तो भाग यहाँ से फिनलैंड। अब फिनलैंड कहा कि रे तुर्की तुमको क्या हुआ रे, तुम क्यों विरोध कर रहा है मेरा? देखिए तुर्की ब्लैकमेल कर दिया नाटो को। तुर्की ने क्या कर दिया? नाटो को ब्लैकमेल कर दिया, क्योंकि तुर्की के पास पावर था कि जब तक तुर्की लिखित नहीं देगा, यानी सारे देश रेडी नहीं होंगे, तब तक कोई नाटो में नहीं आएगा। और तुर्की पहले से उसका सदस्य था। तो ये क्या किया, कहा कि देखो तुर्की ने रसिया से S-400 मिसाइल खरीदा था, तो इसके खरीदने की वजह से अमेरिका ने इस पे काटसा एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया, जिस वजह से इसकी पूरी इकोनॉमी तबाह हो गई यहाँ पे। साथ ही तुर्की जो है अमेरिका के F-35 जहाज में मतलब अपने ज्वाइंट वेंचर बनाने के लिए 1.4 बिलियन पैसा खर्चा किया था। जैसे S-400 इसने मिसाइल खरीदा रसिया से, टर्की ने रसिया से मिसाइल खरीदा, अमेरिका ने इस पे काटसा सैंक्शन लगा दिया और इसका कह दिया कि तुम्हारा 1.4 मिलियन भाड़ में गया। अब ये तैयबुल अर्दोगान क्या कहता है कि हमरा वो पैसा वापस करो, हमसे ही काटसा एक्ट को हटाओ, और सब हटाओगे तब हम फिनलैंड को शामिल करने देंगे, नहीं तो हम फिनलैंड को शामिल नहीं करने देंगे। अब अमेरिका माथा पीट रहा है, नाटो माथा पीट रहे करे, अरे भैया एकरा से काटसा हटा दे।
इसका जो पैसा जो लूटे हैं लोग 1.4 बिलियन दे दे, नहीं तो ये फिनलैंड को आने नहीं देगा। अब फिनलैंड को नहीं आने देगा, रसिया कचर देगा फिनलैंड को, तो रसिया कचर ना दे तो इसका समझौता हुआ। देख रहे हैं इसको, बाप रे बाप, ठीक ठाक भाई। देखिए भाई, अमेरिका को कोई चुना लगा के आ गया, बहुत बड़ा राजनीतिक आदमी हुआ है। तो ये अपने देश के हैं, तुर्की में जीत गए हैं अभी। तो तुर्की ने फाइनली जब ये सब तुर्की से ये सैंक्शन हटा लिए गए, तुर्की ने कह दिया हाँ फिनलैंड भी आ जाए नाटो में, और नाटो में ससुरा फिनलैंड आ गया। और ये रसिया के लिए सबसे खराब बात है, क्योंकि फिनलैंड जो है वो नाटो के यहां आने से रसिया का सबसे बड़ा लॉस होता है। तो ये कोला प्रायद्वीप पर, ये प्रायद्वीप का नाम है कोला प्रायद्वीप, प्रायद्वीप का नाम है कोला प्रायद्वीप। रसिया में यही एक ऐसा जगह है जो ठंड के दिन में, कोल्ड विंटर सीजन में जमता नहीं है। ज्योग्राफी में हम पढ़ा दिए हैं, यहाँ एक नॉर्वे की गर्म समुद्री जलधारा चलती है, जिससे कि वहां का समुद्र बर्फ से जमता नहीं है। तो ठंड के दिन में रसिया का मात्र एक बंदरगाह है, मुर्मुस्क बंदरगाह, जो इस कोला प्रायद्वीप पर है। यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा था, मुर्मुस्क बंदरगाह क्यों नहीं जमता है, तो नॉर्वे की गर्म जलधारा की वजह से। कोला बंदरगाह, कोला प्रायद्वीप पर मुर्मुस्क बंदरगाह नहीं जमता है। यहाँ इसके पनडुब्बियों का गुप्त स्थान है रखने के लिए। अब ये कोला प्रायद्वीप के पास आके फिनलैंड के बहाने बैठ गया आपका नाटो। नाटो यहां तक आ गया है, रसिया के लिए इससे खराब दिन नहीं हो सकता है, क्योंकि जितनी परमाणु पनडुब्बियां हैं रसिया की, वो इसी कोला प्रायद्वीप पर है। रसिया के जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं इसी कोला प्रायद्वीप पर है। रसिया के जितने परमाणु बम है वो कोला प्रायद्वीप पर है, मिसाइलें कोला प्रायद्वीप पर है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एयरफोर्स, ये सब का सब बहुत बड़ा एरिया कोला प्रायद्वीप पर है। तो सोचिए, रसिया ने तो बहुत बड़ा कीमत चुकाया। रसिया को लगा था कि